फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आज हम लोग जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे वो काम करते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करते हैं। यानी सबसे पहली पॉइंट आपको क्या समझ में आ गई कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होंगे? इनहिबिट ऑक्सीडेशन। ठीक, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करते हैं। ठीक, अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन आपका वो केमिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी अब ऑक्सीडेशन क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस। और इस केमिकल के प्रोसेस से आपको क्या मिलता है? फ्री रेडिकल। जो आपका ऑक्सीडेशन है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल को, फ्री रेडिकल्स। ठीक, और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए कहिए या फिर किसी भी केमिकल सब्सटेंस के लिए कहिए, किसी भी कंपाउंड के लिए कहिए, किसी भी फूड प्रोडक्ट्स के लिए कहिए, उसके लिए ये हार्मफुल होता है। यानी उसकी स्टेबिलिटी को फिर ये खत्म करना शुरू कर देता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपके केमिकल कंपाउंड्स की, फूड प्रोडक्ट्स की, आपकी बॉडी की जो लाइफ होती है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, और ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। यानी जो फ्री रेडिकल है वो क्या होते हैं? ए हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है और इनकी स्टेबिलिटी भी नहीं होती है, अनस्टेबल इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इनका फिर रिएक्टिवनेस ज्यादा हो गया है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर है, तो ये आपके सेल्स पे, जो हेल्दी सेल्स होते हैं उन पे अटैक करते रहते हैं। तो धीरे धीरे आपकी सेल्स क्या होती है? डैमेज होनी शुरू हो जाती है। ठीक, तो इन्हीं फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन को या इन्हीं फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटी को कम करने के लिए आपके एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट को फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। ठीक, इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट को फ्री रेडिकल इसके वेंजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके वेंजर्स का काम होता है कि साफ सफाई कर देना, बिल्कुल चीजों को पकड़ करके जो हमारे लिए ठीक नहीं है उनको बाहर हटा देना, उनसे हमको अलग कर देना। ठीक, तो ये एंटीऑक्सीडेंट, ये फ्री रेडिकल जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो इन्हीं को ये स्कैवेंजिंग करने का काम करते हैं। यानी उनको साफ करके उनको किनारे कर देंगे, हटा देंगे, जिसके वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, इनका जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे या किसी भी कंपाउंड पे नहीं पड़ पाता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बनते कैसे हैं, रीजन क्या है इनके बनने का। ठीक, तो जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं ये ऐसे तो नेचुरली ये फॉर्म होते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ओवर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहा हो, वर्कआउट बहुत ज्यादा कर रहा हो, तो भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने लगता है। और आपकी बॉडी में बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होते रहते हैं जिसमें आपके फूड प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में। तो उस फूड से एनर्जी के कन्वर्जन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस भी इन्वॉल्व होते हैं और उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी होता है। तो जो नेचुरल रीजन है आपके फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन का वो क्या है? एक्सेस एक्सरसाइज। ठीक है, या इसी को वर्कआउट कहेंगे, एक्सेस वर्कआउट। और दूसरा रीजन क्या है? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। ठीक है,
ये नेचुरली दो रीजन है जो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं जो आपके फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रीजन होता है सिगरेट स्मोकिंग, इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन, पॉल्यूशन, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ये आपके बहुत रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो है बढ़ जाता है। ठीक, तो अगर इन फ्री रेडिकल का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है, वैसे तो ये हर एक कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए। तो अभी हम अपने अगर बॉडी की ही बात कर लें तो अगर ये फ्री रेडिकल का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि इस कंडीशन से जो बीमारी आपकी आती है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी अगर फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे नहीं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो जो कंडीशन इराइज होती है उस कंडीशन को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन जो होती है ये ट्रिगर करने लगती है सेल डेथ को, जिसकी वजह से आपके डीएनए डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, सेल जो है आपकी मरने लगती है, उनकी लाइफ खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत टाइप के डिजीजेस आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटिक प्रॉब्लम भी आ जाती है, आपके कॉर्नियल प्रॉब्लम भी आ जाती है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, और साथ ही साथ में आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, पार्किंसन, एल्जाइमर, ये सब भी बीमारियां इसकी वजह से आ सकती हैं। ठीक, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया किससे, हमारे फ्री रेडिकल से, यानी ये फ्री रेडिकल्स देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो बहुत टाइप के डिजीजेस को ये कॉज करने का काम करते हैं। ठीक, तो फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट दोनों कैसे काम करते हैं इनको हम एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो काम कैसे करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये जनरली करते क्या है, अगर इनका हम वर्क देखें कि ये कैसे इनका एक्शन होता है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं पहला काम तो ये कर सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स क्या है, हाईली रिएक्टिव इन नेचर है, तो इसकी रिएक्टिविटी को ये कम करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, रिड्यूस रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक, दूसरा ये काम क्या कर सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स आपके अनस्टेबल हैं उनकी स्टेबिलिटी को ये गेन करने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, स्टेबिलिटी को उनको गेन करने में उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपके अगर मोर टॉक्सिक कंपाउंड का फॉर्मुलेशन करते हैं या मोर टॉक्सिक इन नेचर होते हैं तो उनको लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो तीसरा हो जाएगा हाईली टॉक्सिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक कंपाउंड। ठीक है, और इसके अलावा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनकी मदद क्या करेंगे, ये उनके जो
उनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको या तो वो इलेक्ट्रॉन्स देके उनको पेयर्ड कर देंगे या फिर उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के उनको स्टेबिलिटी देने का काम करेंगे। ठीक, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के थ्रू इन फ्री रेडिकल की एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करने का काम कर सकते हैं। FDA ने कहा कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे बहुत से फूड प्रोडक्ट के लिए भी उनके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसने कहा कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को हम अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी ऑयल्स है उसकी रेंसिडिटी को कम करने के लिए, डिटेरियोरेशन को कम करने के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में डीकलरेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट का जो पूरा काम है वो बहुत ज्यादा लंबा फैला हुआ काम है, वो हर फील्ड में हमारे लिए यूज होते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम लोग जनरली आजकल देखते हैं क्या है कि ग्रीन टी बहुत पीते हैं लोग। तो ग्रीन टी में होता क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट ही आपकी ग्रीन टी में प्रेजेंट होता है, जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट फ्री रेडिकल्स को स्केवेंजिंग करने का काम करता है, उसके लिए स्केवेंजर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपके सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं हो पाती है और सेल्स आपकी हेल्दी दिखती हैं। और सेल्स हेल्दी दिखती हैं तो यानी आपकी जो स्किन होगी वो ग्लो करेगी। तो लोग कहते हैं कि आप ग्रीन टी पीजिए, कॉफी पीजिए, कॉफी में भी आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो जिसकी वजह से आपकी सेल्स होती हैं वो ज्यादा ग्लो करेंगी, आप ज्यादा टाइम तक यंग दिखेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आइए अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो जो पहला क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हैं। एक हमारा होता है ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट और दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो एग्जांपल्स हैं हमारे पैराबीन्स, फिनॉल्स, टोकोफेरॉल, जिसमें आपके विटामिन ई वगैरह आते हैं। ठीक है, गैलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह देखते ही होंगे, नाम सुने होंगे। तो PPTG, P for parabens and again P for phenols, T for tocopherols and G for gallic acid। ठीक, तो ये आपके जो PPTG होते हैं ये जनरली करते क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इनके अंदर, लेकिन ये साथ साथ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को शो करते हैं। यानी ये उस टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये फूड प्रोडक्ट के स्पॉइलेज को या कंपाउंड के स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्पॉइलेज के हिसाब से यानी स्पॉइलेज को प्रिवेंट करके ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक, अब दूसरा आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स में जो एग्जांपल है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल हैं, जो कि आपके सिलेबस में इन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो ये इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये एक्ट एज अ रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करके। यानी ऑक्सीडेशन को ये कैसे प्रिवेंट करेंगे, खुद को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है अपने आप ही प्रिवेंट हो जाता है। ठीक, तो आपके जो इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स में एग्जांपल्स हैं ये, और यही आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इनके बारे में ही आपको पढ़ना है। ठीक, तो पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है आपका, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन their activity of antioxidants, based on activity of antioxidants। यानी एंटीऑक्सीडेंट्स की एक्टिविटी के हिसाब से एंटीऑक्सीडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी है एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, और दूसरी कैटेगरी है नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो अब इनको देख लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। जो आपके एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये जो डेंजरस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेस डेंजरस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो जो आपके एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, डेंजरस प्रोडक्ट को पहले ये कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एंड गेट राइड ऑफ फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स से हमें छुटकारा दिला देते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स में छुटकारा जो दिलाते हैं वो हमारे कुछ न कुछ को फैक्टर्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ही वो एंजाइम से हमें छुटकारा दिलाते हैं। तो वो जो को फैक्टर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे को फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। बाकी को फैक्टर्स कैसे काम करते हैं वो हम लोग एक अलग चैप्टर है आपका एंजाइम्स, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी बात कर लेते हैं हम नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। जो नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये करते क्या है कि जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के जो आपके फ्री रेडिकल्स के प्रोसेसेस होते हैं, उन फ्री रेडिकल्स के प्रोसेस को ही वो हिंडर करने का काम करते हैं, उनके प्रोसेस को ये रोकने का काम कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं विटामिन सी, विटामिन ई एंड कैरोटीनॉइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। ये एंटीऑक्सीडेंट तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या अपना नेचर होता है जिसकी वजह से हमें कोई हार्म ना पहुंचे, तो हम इनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट्स, कि हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, शुड बी प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट, शुड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि जो उसका काम है अगर वही काम परफॉर्म नहीं करेगा वो, तो ऐसी प्रॉपर्टी तो हमें चाहिए नहीं। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी शुड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी शुड बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट शुड बी
नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट। ठीक है, should not cause any allergic reaction। ठीक है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए उसका। फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली इनर्ट इन नेचर, इनर्ट इन नेचर। ठीक है, एंड एक जो सबसे अच्छी मेन जो प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए वो क्या है, शुड नॉट अफेक्ट ऑर्डर, कलर एंड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हम एंटीऑक्सीडेंट तो यूज करेंगे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन हमारा एंटीऑक्सीडेंट ऐसा होना चाहिए जो ऑर्डर, कलर और टेस्ट के, हमारे जो प्रोडक्ट के अपने जो ऑर्डर, कलर और टेस्ट होंगे उसको वो कोई इफेक्ट ना करे। एंड एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, शुड बी कंपैटिबल, शुड बी कंपैटिबल इन नेचर, शुड बी कंपैटिबल इन नेचर। ठीक है, तो ये कुछ हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज है हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स की। अगर ये आइडियल प्रॉपर्टी को हमारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उनके अंदर प्रेजेंट रहेंगी तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट एक आइडियल प्रॉपर्टी वाले कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी मैंने, आपको आज एंटीऑक्सीडेंट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या होते हैं, वो हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं। साथ अब मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।